नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। दुनिया भर में युद्ध या विस्थापन का दंश हमेशा महिलाएं और बच्चे झेलते हैं। अफगानिस्तान के बदले हुए हालात में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। आज हम अफगानिस्तान को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे, खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बबरी परवीन, जो इतिहासकार हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ सूफीवाद की जानकार हैं, वक्ता हैं और लेखिका हैं। स्वागत है बबली जी आपका स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आज मैं अफगानिस्तान को लेकर जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, हालांकि बहुत समय से पिछले 1 महीने से प्रिसाइसली बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सभी कंट्रीज में, लेकिन मेरा परिप्रेक्ष्य ये है या मेरा उद्देश्य ये है इस चर्चा में कि हमें अफगानिस्तान को एक ऐसा देश जिसका इतिहास पैलियोलिथिक एज से है, पूरा पाषाण काल से बिलोंग करता है, उसको आप पिछले 30 या 40 दशकों के आधार पर सही से नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसके पुराने इतिहास में जाकर चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान को लेकर अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर किताबें जो लिखी गई हैं, ज्यादातर रिसर्च जो की गई है, इनफैक्ट जो मूवीज भी बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दशकों पे आधारित है और जिसका उद्देश्य एक तरह का नैरेटिव सेट करना रहा है। जिन देशों ने मिलिट्राइजेशन की सहायता से या एक तरीके से मिलिट्राइजेशन के द्वारा अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, और जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हो गए या अफगानिस्तान का नाम लेते ही लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमेज ही क्रिएट होती है, एक नेगेटिव इंप्रेशन ही आता है, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, चाहे बच्चों के संदर्भ में हो, वहां के समाज को लेकर हो या वहां के धर्म और राजनीति को लेकर भी हो। और इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी, तो एक इतिहासकार होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान क्या शुरू से ही इतना अशांत और असुरक्षित था, या इसके पीछे का इतिहास क्या है? जी, मैं यही इस बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि अफगानिस्तान की अगर हम इतिहास का ढंग से अध्ययन करते हैं, अगर हम बहुत पीछे भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम से अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, तो आपको अफगान जो लोग हैं उनके मिजाज को, उनकी तासीर को समझना पड़ेगा। अफगान के जो लोग हैं वो कतई भी वायलेंस के सपोर्ट में नहीं है, वो बहुत ही खुश मिजाज सीधे साधे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश राजनीतिक मैं कहूँगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिकार होते रहे। और क्योंकि जियोग्राफिकली जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन अफगानिस्तान की है, जो सिल्क रूट के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जो मेडिटेरेनियन सी को और चाइना को जोड़ने का काम अफगानिस्तान की पोजीशन लोकेशन के हिसाब से होता था, इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग शक्तियों के द्वारा अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अफगानिस्तान का जो माहौल है बहुत लंबे समय तक संकट में रहा। वो बार बार ठीक होता, फिर किसी के द्वारा आक्रमण किया जाता और इस तरीके से वो वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाता। लेकिन इससे वहां के लोगों की जो बेसिक नेचर है या बेसिक अप्रोच है वो कभी चेंज नहीं हुआ। और यहीं पर गलती होती है, जैसे एक नैरेटिव सेट किया गया है और जो बहुत पॉपुलर टर्म आजकल सुनने के लिए मिलता है कि अफगानिस्तान इज लाइक द ग्रेव यार्ड फॉर एम्पायर्स, बेसिकली प्रगाह कहा जाता है साम्राज्य की। जी। ये किसने नैरेटिव सेट किया है? ये नैरेटिव्स उन्होंने सेट किया है जिनको अफगानिस्तान में सफलता नहीं मिली, डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाईली मिलिट्राइजेशन ऑपरेशंस। क्योंकि अगर कब्रगाह कहते हैं आप, तो इसका मतलब है इस हिसाब से तो वहां पर किसी को भी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अलेक्जेंडर ने वहां पर शासन किया। आप देखिए वहां पे मंगोल्स ने वहां पर शासन किया, वहां पर मुगल्स वहां पर आए, इस तरीके से तमाम अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो एक्सेप्शन एक होते, एक्सेप्शंस बार बार नजर नहीं आते। तो इसका मतलब है कि अगर अफगान जो एक बहुत ही फ्री स्पिरिट के लोग हैं, अगर आप उनको मिलिट्राइजेशन के बेसिस पे कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जो ये नैरेटिव सेट करके रखा गया, इस नैरेटिव को सेट करने वालों को ही बल्कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, और इसी का नतीजा है कि बार बार कोशिश की जाती है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की, लेकिन अफगानिस्तान को सही मायनों में समझा ही नहीं जाता। अफगानिस्तान को लेकर अंडरस्टैंडिंग कम है,
और मिथ्स ज़्यादा है, रोमांटिसाइज़ ज़्यादा कर दिया गया है और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान में आज जो हालात है उसके लिए अफ़गानिस्तान बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज़िम्मेदार है। और इनका जो इतिहास है, अलग-अलग समय पे भी अगर आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अफ़गानिस्तान एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था और जब वो भारत से अलग भी हो गया इनफैक्ट ब्रिटिश पीरियड में, भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हुए। इसकी एक वजह थी, भारत ने कभी भी अफ़गानिस्तान के साथ मिलिट्री के बेसिस पे किसी भी तरीके की कोई रिलेशनशिप या कोई भी तरीके का आप कह सकते हैं वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और बल्कि भारत ने अफ़गानिस्तान के लिए हमेशा एक पॉजिटिव वे में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बाकी तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट के लिहाज से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसीलिए अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप भी हमेशा इतने अच्छे रहे हैं। और ये एक सबक है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जो ये कोशिश करते हैं, जो रोमांटिसाइज़ करके अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अफ़गानिस्तान बहुत ही फ्री स्पिरिट के लोग हैं, उनको आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप उनको बलबूते पे मिलिट्री के पावर्स के बेसिस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो जो हाल हुआ है पिछले कुछ दशकों में जिन शक्तियों ने ये ऐसे प्रयास किए, वही आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान को जो इतिहास है, जो उनका खुद का इतिहास है, जहाँ पर ये मिलिट्री एक्सपेंशंस जब नहीं किए गए थे, बहुत ही पीसफुल इतिहास रहा है। हाँ, वहाँ पे वेरिएशंस बहुत है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, उनकी डिफरेंट अप्रोच है। रिलिजन वाइज़ 90% जो वहाँ के लोग हैं, वो लगते हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं, दे आर मुस्लिम्स बट ऑफ कोर्स दे बिलॉन्ग टू डिफरेंट एथनिसिटी। इसीलिए वहाँ पर उनको जोड़ के रखने का कोई उनको जोड़ के रखना और उनको उन पे शासन करना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गानी ही अफ़गान में रूल्स कर सकते हैं और ये बात पूरे विश्व को समझनी पड़ेगी। आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो नतीजा आपके सामने है कि आप वहाँ का माहौल तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। जी, यदि हम पुरानी बात करें, आपने कहा कि अफ़गानिस्तान में अगर कोई शासन कर सकता है, तो वो केवल अफ़गानिस्तान के लोग कर सकते हैं। पुराने समय किस तरह का माहौल हुआ करता था वहाँ का? यदि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अफ़गानिस्तान में अलग-अलग समय पे अलग-अलग जैसे मैंने आपको बताया अरब्स आए, ईरानी लोग आए वहाँ पे मंगोल्स आए, उन्होंने वहाँ पर शासन किया। किस तरीके से शासन किया? क्योंकि वो मिलिटराइज़ेशन के बेसिस पे वहाँ उनको ऑप्रेस्ड करने नहीं आए थे। तो इसीलिए और अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस वो ईरान से, वो तजाकिस्तान से, तुर्किस्तान से वो माइग्रेट करके वहाँ आकर बसे। तो एक बड़ा ही कंपोज़िट टाइप का वहाँ पर एम्बियंस है। जो वहाँ से बिलॉन्ग करते जो वहाँ के शासक बने, उनके सामने भी कुछ चुनौतियाँ हमेशा रही, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग एथनिसिटी के लोगों के अलग-अलग बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेज़ होती हैं। तो जब किसी शासक के द्वारा जैसे हम आगे ज़िक्र करेंगे अमानुल्लाह खान के द्वारा जब रिफ़ॉर्म करने की कोशिश की गई थी, विमेन लिबरेशन के लिए काम किया गया, सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करने की कोशिश की गई, बहुत लार्ज स्केल पे की गई। तो इसका बहुत ही शार्प रिएक्शन भी देखने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन से देखने के लिए मिला। तो इस तरीके के चैलेंजेस वहाँ पर जो भी रूलर्स आते रहे, उनके सामने रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो रूलर्स अफ़गान के खुद उस धरती से बिलॉन्ग करते थे और वो समझते थे कि हमें अफ़गान के लिए काम करना है, हमें यहाँ की जनता के लिए काम करना है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ है। अफ़गान अपने आप में रिसोर्सेज़ के मामले में ऑफ़ कोर्स वहाँ ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज है, लेकिन उनके पास अपना कोई सी पोर्ट नहीं है। आप देखेंगे कोई पोर्ट ना होने की वजह से वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहे हैं और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कोई बहुत बड़ी एस्टैब्लिश नहीं होती बिकॉज़ वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए। लेकिन वहाँ के जो शासक थे, जो अलग-अलग समय पर हुए, उन्होंने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कि वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की जाए क्योंकि आम जनता के लिए और देश की भलाई इसी में है कि अफ़गानिस्तान में शांति व्यवस्था कायम रहे। वहाँ के शासक के द्वारा कभी भी जनता को परेशान करने की कोशिश नहीं की गई। डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी होने की वजह से, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की हमेशा वहाँ कोशिश की गई थी, चाहे मिडल एज में आप देख लें या मॉडर्न एज में भी आप देख जी। बबली जी, अलग-अलग कालों में अफ़गानिस्तान में महिलाओं की स्थिति कैसी रही? यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में इसे समझना चाहें, महिलाओं के दृष्टिकोण से। जी। अ, रत्ना जी बात दरअसल ये सबसे पहले तो हमने जो अभी तक सीखा है महिलाओं की स्थिति के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि वी नीड टू फर्स्ट अनलर्न सर्टेन थिंग्स टू लर्न बेटर थिंग्स इन लाइफ।
सेम अफ़गानिस्तान के बारे में है। बहुत सारे जो स्टीरियोटाइपिंग्स कर दी गई और एक नोशन सेट किया गया है कि महिलाओं का जो उत्थान है या महिलाओं के लिए जो उनकी प्रोग्रेस के लिए काम किए गए वो 2001 के बाद किए गए, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही इनजस्टिस है उन सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने पुराने टाइम से, मिडिवल एज से और मॉडर्न एज तक अलग-अलग समय पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कोशिशें की, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किए, अपनी लाइफ डिवोट कर ली और कईयों को तो अपनी जान भी गँवानी पड़ी। तो महिलाओं का अफ़गानिस्तान में अगर आप देखिए उनके जिसे कहा जाता है रिफ़ॉर्मेशन की शुरुआत 2001 से नहीं हुई, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है और ये बात खुद अफ़गानिस्तान की महिलाओं का कहना है, जो वहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड बुक्स लिखी गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स जो सर्कुलेशन में आती है, वो वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई है, जिनका अपना एक नैरेशन सेट करने का आइडिया होता है और मैंने ये आपको बताना चाहूँगी, अफ़गानिस्तान के साथ एक बदकिस्मती ये रही कि हमेशा से ये विदेशी आक्रमणकारों के कारण या विदेशी जो भी मिलिट्री एक्सपेंशन्स होते रहे, बहुत डिस्टर्ब रहने के कारण वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं रहा। जिसकी वजह से उनके खुद के हिस्टोरियंस या आप कह सकते हैं थिंकर्स, इस तरीके के लोग पैदा नहीं हुए। जब कोई देश अपना खुद का इतिहास नहीं लिख सकता, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप पर शासन करने के इच्छुक लोग आपके बारे में इतिहास लिखेंगे, तो वो इतिहास कभी भी सही इतिहास हो ही नहीं सकता है। तो आज हम जो इतिहास अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। दैट इज़ नॉट द रियल हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं ने महिलाओं के लिए अफ़गानिस्तान में मिडीवल टाइम से बहुत भरसक प्रयास किए। उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम अगर अलेक्जेंडर के टाइम की बात करें तो जो उनकी वाइफ़ थी रुखसाना वो जैसे रुखसाना भी कई जगह लिखा गया है और कहा जाता है, वो अफ़गानिस्तान से थी और किस तरीके से वो इतनी ट्रेन्ड थी, इतनी मेटिकुलस थी, इतनी इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने एम्पायर को अलेक्जेंडर के जाने के बाद एम्पायर को रूल करने की कोशिश की। सबसे फाइनेस्ट और सबसे पहला एग्ज़ाम्पल ये। उसके बाद हम बात करते हैं रबिया बल्की, जो कि रबिया बल्की एक बहुत ही फ़ेमस पर्शियन की पोएटिस रही हैं और वो 9वीं 10वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ। आप देखिए आज से 1200 साल पहले की मैं बता रही हूँ इसके बारे में। एक ऐसी लेडी जो नोबल क्लास से बिलॉन्ग करती थी और जिसके फादर रॉयल कोर्ट में नोबल थे और उसी रॉयल कोर्ट में वो लेडी पोएटिस की हैसियत से बैठती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वुमेन थी उसका क्या एटीट्यूड था और उनका क्या एटीट्यूड अपने लिए था, वो कितनी एम्पावर्ड थी और बाकी लोगों को इंस्पायर करने के लिए था। रबिया बल्की का सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो एक पोएटिस थी, फेमस पोएटिस थी और वो रॉयल कोर्ट में बैठती थी, बल्कि वो उस टाइम की पूरे विश्व में पहली न्यू मॉडर्न पर्शियन की पोएटिस थी और इसीलिए उनके द्वारा लिखी गई किताबों को, टेक्स्ट को बाद में डॉक्यूमेंट किया गया और फ्यूचर जनरेशंस को पढ़ाया गया। रबिया बल्की के इंतकाल के बाद भी वहाँ की जनता उनको भूलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनके जाने के बाद इस दुनिया से उनके जो मज़ार उनका जो ग्रेवयार्ड था उसको पहले मज़ार बनाया गया, फिर उसको प्रॉपर श्राइन बनाया गया। तो अगर एक फीमेल को लेकर, एक पोएटिस को लेकर इतनी इज़्ज़त एक कंट्री में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हुई है? और आज भी 1200 साल के बाद भी उस जगह पर, उस श्राइन पे जो बहुत बड़ी संख्या में प्रिसाइज़ली फीमेल्स लेकिन मेल्स भी वहाँ पर विज़िट करने जाते हैं। रबिया बल्की का नाम इतना ज़्यादा वो बल्क से बिलॉन्ग करती थी इसलिए उनको रबिया बल्की कहा जाता है। इतना ज़्यादा फ़ेमस हुआ और उनके कंट्रीब्यूशन की वज़ह से कि वो एक इंस्पिरेशन बन गई अफ़गान वुमेन के लिए उस पीरियड में और उसके बाद उनके नाम पे स्कूल्स बनाए गए, उनके नाम पे हॉस्पिटल्स बनाए गए, उनके द्वारा लिखी गई जो पोएम्स हैं, उसको आज भी वहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, अवार्ड शोज़ में रिसाइट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कितनी बड़ी एक हस्ती वो उस टाइम पे थी और उनको उतना ही अफ़ेक्शन जनता से मिला, उतनी ही रिस्पेक्ट जनता से मिली। उसके बाद मैं आपको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी गौहर शाद का जो 15वीं शताब्दी में तिमुर राजवंश जो था अफ़गानिस्तान में और उनके जो शौहर थे शाहरुख खान उस समय राज कर रहे थे और वो क्वीन थी उस टाइम की। लेकिन गौहर शाद ने कभी भी सिर्फ़ अपने आप को एक नॉर्मल क्वीन की हैसियत से ट्रीट नहीं किया। उन्होंने जनता के बीच काम करने के लिए अपना एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने लिटरेचर को बढ़ावा देने की कोशिश की, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया और इसके साथ-साथ वो पहली ऐसी महिला शासिका थी, क्वीन थी उस टाइम की, जिन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट लिया
और इसी वजह से उन्होंने उस टाइम पर मुसल्ला कॉम्प्लेक्स एक बनवाया जो कि बहुत ही फेमस है हैरत में। इस मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में है क्या समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे मदरसा है, वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत मीनारें बनाई गई। इनकी मृत्यु के बाद इनकी कब्र भी वहीं पर है और उसके अलावा पूरे राजशाही परिवार की बहुत सारी कब्रें उस पूरे कॉम्प्लेक्स में है। ओवर द पीरियड ऑब्वियसली एयर स्ट्राइक्स की वजह से काफ़ी उसका हिस्सा अब नष्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी भी एक जीती जागती तस्वीर है इस बात की कि जो क्वीन थी वो चाहती तो उन्हें अपने पैलेस से बाहर निकलकर आम जनता के लिए आने की करने की सब चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उनकी स्पिरिट थी और जनता ने भी इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट किया। उनको कभी बैकलैश फेस नहीं करना पड़ा जनता की तरफ से क्योंकि वो क्वीन थी और वो इस तरीके के बहुत ही रिमार्केबल और मैं कहूँगी बहुत ही एक्सट्रीम एक स्टेप था आकर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बढ़ावा देना बेसिकली। उसके बाद और भी एक मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी तमाम शख्सियतों में हम देखें तो क्वीन सुरैया जो अमानुल्लाह खान की वाइफ रही हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है अगर हम मॉडर्न एज की बात करें। क्वीन सुरैया सिर्फ़ और सिर्फ़ अमानुल्लाह खान की वाइफ नहीं थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी। आप इस बात से 1919 से 29 के बीच उन्होंने जो काम किए वो इतने सराहनीय हैं कि अमानुल्लाह खान ने खुद कहा था अपनी जनता से एक स्पीच में दैट आई एम योर किंग बट माय वाइफ शी इज़ योर क्वीन बिकॉज़ शी इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। तो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था ये और उन्होंने अपनी और ऐसा भी नहीं था कि क्वीन सुरैया ने इसके लिए कोई इंस्पिरेशन बाहर से ली थी। क्वीन सुरैया अपने आप में इंस्पिरेशन थी। उनकी हालाँकि उनकी खुद की जो शिक्षा है उनके फादर के द्वारा और उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा घर पे की गई थी बट शी वाज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल वर्स्ड लेडी। और जैसे ही अमानुल्लाह खान ने भी ज़ाहिर-सी बात है मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया वहाँ पर जनता में इन जनरल भी महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत काम किया। लेकिन यहाँ मैं स्पेशली अगर सुरैया जी की बात करूँ उन्होंने काबुल में स्कूल एस्टैब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की और उन्होंने वहाँ से 15 जो बहुत ही उस समय वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती थी मेडिकल की, तो उन्होंने 15 जो वुमेन्स थी, जो हायर स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड थी, उनको टर्की भेजा। और सुरैया जो क्वीन थी, वो इतनी ज़्यादा वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थी बट इन अ पॉजिटिव वे वो वेस्टर्न कपड़े भी पहनती थी, लेकिन उनका अपना बॉडी को कवर करने का तरीका था और उन्होंने एक ऐसा ब्लेंड किया ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट का कि वो बहुत फ्यूजन। काबिल-ए-तारीफ़ है। और इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ तमाम एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों को देखने के अलावा, वो हर कैबिनेट मीटिंग्स में जाती थी, वो हॉर्स राइडिंग पे जाती थी, वो हंटिंग के लिए भी जाती थी। वो तमाम चीज़ें जो मेल्स करते थे, वो उन्होंने उस समय की और अपने हस्बैंड की प्रेज़ेंस में की रादर जो उस समय के क्वीन थे। और ये एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया कि फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हो, हम फीमेल्स को इक्वल राइट्स है, कुरान के हिसाब से भी और अफ़गानिस्तानी हिस्ट्री के हिसाब से भी और हम सबको इस ट्रेडिशन को आगे ज़िंदा रखना चाहिए। जी। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पॉलिटिक्स के लिहाज से मैं कहूँ, बहुत बड़ा जो एक कॉन्ट्रिब्यूशन रहा अनीता जी का रहा, अनीता रैतबास कहते हैं जिनका नाम है। 1960s में इनका जो कॉन्ट्रिब्यूशन पॉलिटिक्स में रहा, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। अनीता जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन जो मुझे लगता है, दो शी वाज़ अ पॉलिटिशियन, शी बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट मेंबर इन अफ़गानिस्तान इन 1965 लेकिन उससे पहले भी उनका कॉन्ट्रिब्यूशन उनकी जो लाइफ जर्नी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। क्योंकि उनके फादर अमानुल्लाह खान के फॉलोअर्स में से एक थे और वो महिलाओं के उत्थान की बात करते थे, तो उन्हें जब अमानुल्लाह खान के पीरियड के बाद जब उन्हें कुछ अ, विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें एक्साइल पे जाना पड़ा, तो उस समय अनीता सिर्फ़ 15 साल की थी और अपने भाइयों के साथ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए वो मिशिगन यूनिवर्सिटी गईं, उन्होंने वहाँ से नर्सिंग का कोर्स किया, उसके बाद वो वापस आती है, काबुल में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उनकी शादी भी 15 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन इस अपनी शादी को भी उन्होंने कहीं कि उनकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी व्हेन शी वाज़ ओनली लाइक अ चाइल्ड लेकिन उन्होंने उसको भी बाधा नहीं माना और उन्होंने इंस्पिरेशन लेते हुए अपने आप से और वो मार्क्स उस ज़माने में वो मार्क्स और लेनिन थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उन्होंने उसका काफ़ी प्रचार-प्रसार भी किया अपने लिहाज से अफ़गानिस्तान में। एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने पर्दा प्रथा को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए पब्लिकली उन्होंने काफ़ी सारे कैम्पेनिंग शुरू की और
फीमेल्स को एनकरेज किया कि वो पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक विमेंस का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर पॉलिटिक्स में नहीं होगा तब तक इक्वालिटी थ्योरेटिकल तो हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है। उनके इसी बहुत ही आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली जो उनकी एग्रेसिव विचारधारा थी वुमेन्स कंडीशन को सुधारने को लेकर, उसकी वजह से उनके हस्बैंड के साथ भी उनके डिफरेंसेस हो गए, लेकिन उन्होंने वहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने ताउम्र बेशक अलग रहकर, लेकिन महिलाओं के उत्थान से, उनके उनके आगे ले जाने से, उनकी जो आइडियोलॉजी जुड़ी हुई थी और जो मैक्सिमम वो काम कर सकती थी वो करती रही। और उन्हीं की लेगेसी को उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने भी आगे बढ़ाया। वो भी पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की मेंबर बनी और उन्होंने भी जनता की भलाई का कार्य जारी रखा। और ऐसे 2-3 और भी मैं आपको रिसेंट एक बस एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल सहरा करीमी है, बहुत ही फेमस डायरेक्टर रही हैं वो मॉडर्न टाइम की। शी इज ओनली 36 years नाउ इन 2021, जस्ट इमेजिन। और उन्होंने 3 फिल्में डायरेक्ट की जो काफी पॉपुलर है। और ये फर्क है, जब दूसरी कंट्री आपके बारे में फिल्म बनाते हैं और जब आप खुद फिल्म बनाते हैं तो आप वो एस्पेक्ट्स टच करते हैं जो बाकी लोगों के लिए उनके एजेंडा का हिस्सा नहीं होता। और इन्होंने वाकई में ऐसी फिल्में बनाई और ये पहली विमेन थी अफगानिस्तान की जिन्होंने टेलीविजन और थिएटर में पीएचडी हासिल की, प्रॉपर डिग्री हासिल करने के बाद ये आई। और यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आज दुनिया में ऐसी कितनी कंट्रीज है जहां पर मूवी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड है वो फीमेल्स हैं। आपको ऐसी बहुत कम कंट्रीज मिलेंगी। तो 2019 में जब इन्होंने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, later on she became the proper director general of the Afghan movie organization, तो उस समय 4 और मेल्स भी थे and she was the only female but she got appointed as the director general। तो आप कैसे कह सकते हैं इस इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए कि महिलाओं को लेकर वहां के मर्दों की जो सोच है वो पीछे रही है या हमेशा उनको दबाने की कोशिश की गई है। आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, आप में वुमेन और मेन का रेशियो भी पॉपुलेशन में अगर आप देखते हैं तो 48% विमेन है। तो इसका मतलब है वहां पर ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि महिलाओं को पैदा होते ही मार दिया जाता, जो कि बहुत कॉमन है वहां पर। ऐसा भी कुछ वहां पे प्रैक्टिस देखने को नहीं मिलता, या बिकॉज ये ऑन रिकॉर्ड आपके सामने है। और इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं जैसे जो एक नोशन बनाया गया है कि यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स अफगानिस्तान में 1919 में मिल गए थे, जैसे ही थर्ड एंग्लो अफगान वॉर का एंड हुआ था, अमानुल्लाह की गवर्नमेंट आ गई थी पावर में। 1919 में यहाँ पर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ब्रिटेन में 1918 में मिलते हैं, सिर्फ 1 साल पहले। आप फर्क देखिए सर। रशियन रेवोल्यूशन के टाइम रशिया में 1917 में विमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले थे, बट थियोरेटिकल मिले थे, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड। प्रॉपर अगर आप देखते हैं तो 1993 में जाके रशिया में विमेन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इवन अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस में विमेन्स को वोटिंग राइट्स तो पहले दे दिए गए थे, लेकिन वो भी थियोरेटिकल थे। आफ्टर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट 1920 में यूएस में विमेन्स को प्रॉपर वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। तो कैसे अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति खराब थी, कैसे महिलाओं को पीछे रखने की कोशिश की गई, वहां पर जनरली इंटरनेशनल क्राइसिस जो डेवलप कर दिया गया बाहरी शक्तियों के द्वारा, जिसकी वजह से वहां हालात ऐसे बन गए कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट सभी के लिए मुश्किल हो गया। वहां पर मेल, अगर आप एजुकेशन जो एजुकेटेड लोग हैं उनका भी रेशियो कोई बहुत हाई नहीं है। वहां पे टोटल 28% पॉपुलेशन ही एजुकेटेड है। तो वहां पर 2001 के बाद बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी बनाई गई इनफैक्ट, जिसमें महिलाओं के एजुकेशन की बात की गई अफगानिस्तान में। लेकिन आप ये देखिए, जब तक आप एक ऐसा देश जहां पर पुरुष भी शिक्षित नहीं है, वहां आप सिर्फ महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, तो वो आपकी जो पॉलिसी है वो कितनी बायस्ड है। जो बच्चे हैं, जो बॉयज है, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? और अगर आप उनको एक्सक्लूड करते जाएंगे, आप तो एक दीवार खींच रहे हैं महिलाओं और पुरुष के बीच में, तो वो कैसे एक्सेप्टेड होगी? अगर ऐसा कोई देश होता वहां पर 90 या 80% मेल्स एजुकेटेड होते और फीमेल्स कम एजुकेटेड होती, तब ऐसी पॉलिसीज लाई जाती। लेकिन जहां पर दोनों ही एजुकेटेड नहीं है, दोनों बराबर हाशिए पर है, तो आपको ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, अगर आपकी इंटेंशन सही है वाकई में, कि सभी को एजुकेटेड वहां पर किया जा सके। और अफगान विमेन बिल्कुल भी मेल्स के अगेंस्ट नहीं है वहां पर। एक वहां के अगर आप आम जनता में लेडीज से अगर इसको बातें अगर आप पूछे वहां से, उनका ये कहना है कि मेल्स जो हैं वो हमारे साथ बढ़ेंगे और वो हमें तभी बढ़ने देंगे।
और मेल्स हमारी प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है। कुछ ऐसे गुट हैं जो बना दिए गए हैं, वो हमारी प्रोग्रेस के खिलाफ है। हमारे फादर, हमारे ब्रदर, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो हमारी प्रोग्रेस से या हमारे रिफॉर्मेशन से उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये वहाँ की आम विचारधारा है। जी। बबी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने सहरा जी की बात की जिन्होंने फ़िल्में बनाई हैं, उनकी फ़िल्मों में, उनकी बनाई हुई फ़िल्मों में और जो बाकी बनी हुई फ़िल्में, उनमें क्या अंतर नज़र आता है? हमारे दर्शकों को यदि आप बता सकें कि वो क्या ख़ास जी। बात है जो उन्होंने जी। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताना कि जो सहरा करीमी की जो फ़िल्म थी अफ़गान वुमेन्स गेट बिहाइंड द व्हील्स एक्चुअली, मतलब जो ड्राइविंग से रिलेटेड जो राइट्स थे वुमेन को, उन्होंने वो मूवी काफ़ी फ़ेमस हुई थी। और उसमें जो ये वाक़ई में एक रियल इश्यू था कि वुमेन्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए जाते थे और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ये इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जो रियल होते हैं। इसके अलावा 1-2 और जो मूवीज़ बनाई गई और उसमें कहीं न कहीं ह्यूमन एंगल था, जो वहाँ के रियल ह्यूमन आपके जो वहाँ के फैब्रिक्स में आपको देखने को मिलता है जो क्राइसिस हैं। और इसके अलावा मेरा ये कहना है कि सहरा करीमी के अलावा भी जो वहाँ के कुछ एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मूवीज़ बनाई, वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि लव स्टोरीज़ भी दिखाई गई हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी दिखाई गई हैं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ के द्वारा मूवी बनाई गई, चाहे वो थिएटर्स पे रिलीज़ हुई हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हुई हो, उन सब में एक ही चीज़ दिखाई गई है और वो है अफ़गान वॉर। और उसमें इंटरेस्टिंगली ये दिखाया जाता है कि अफ़गान हमेशा हार जाते हैं, जबकि रियलिटी में अफ़गान हारे नहीं हैं। अफ़गान की जो हिस्ट्री अभी आपके सामने ही है कि पिछले 3-4 दशकों में अफ़गान हारा कभी भी नहीं है, उन्होंने हरा दिया। तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि अफ़गान बहुत जैसे कहा जाता है अफ़गान लड़ाका कहा जाता है, अफ़गान फाइटर्स कहा जाता है। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है डेलिबरेटली ये दिखाने के लिए दैट दे आर नॉट सिविलाइज्ड, दे आर वेरी रिबेलियस, दे आर वेरी ब्रूटल रादर। तो उनका और ये देखिए कितना गलत है, आप अपने एजेंडा को या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने पूरी वहाँ के जो लोग थे, आम जनता के ऊपर ये टैग लगा दिया। अब वो विश्व में कहीं भी जाते हैं या उनको कभी भी कहीं दिखाया जाता है न्यूज़ पे, तो लोगों के ज़हन में यही बात आती है कि जो अफ़गान्स होते हैं, वो फाइटर्स है, वो लड़ाका है। और मैं आपको सही बात बताऊँ कि अब तो ये हालात हो गए हैं कि आप अफ़गान भी नहीं बोलते, आप लिटरली एक ग्रुप है या तालिबान या कुछ, तो उनसे जोड़कर आप सीधे कह देते कि आप तो उस ग्रुप जैसे लगते हैं, आपका बिहेवियर ऐसा हो गया। तो जो नोशन सेट किया गया मूवीज़ को बना-बनाकर वो यही था कि अफ़गान जो है बेसिकली जैसे इंडिया के साथ क्या हुआ था जब इंडिया एक कॉलोनाइज़्ड कंट्री थी, तो ये कहा जाता था अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कॉलोनाइज़र्स ने क्या कहा था, इट्स अ ब्लैक है ना, व्हाइट मेन्स बर्डन, ब्लैक मेन्स बर्डन कि आपको हमें शिक्षित करने का ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, वी हैव टू डील विद इट बेसिकली। सेम अफ़गानिस्तान को उसी पोर्ट्रेट में रख दिया गया कि अफ़गानिस जो है इनकी तो इनका खुद का जो इतिहास है वो तो जो बताना है वो नहीं चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। तो अफ़गान खुद से शासन नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट और क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं हैं और उनको जानकारी ही नहीं है, तो हमारी उनको बहुत ज़रूरत है। हम जब तक वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो वो शासन नहीं कर पाएँगे। यहाँ एक और मैं आपको बताना चाहूँगी प्रॉब्लम ये है कि जब भी मॉडर्न टाइम में अफ़गानिस्तान में किसी ने भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की गई है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, तो उनको एक तरीके से टैग किया गया। कभी यूएस के द्वारा टैग किया गया कि ये रशिया के पपेट है, कभी रशिया के द्वारा टैग किया गया कि ये यूएस के पपेट है और उनकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। सेम अनैता के साथ भी हुआ था, उनको यूएस के द्वारा ये कहा गया था कि ये तो रशिया की पपेट है, जबकि वो कोई पपेट नहीं थी और शी वाज़ अ वेरी ब्रिलियंट थिंकर, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। तो ये भी एक मसला है, मूवीज़ के द्वारा नरेशन सेट करना, बुक्स के द्वारा नरेशन सेट करना और अफ़गानीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दिखाना कि वो वॉर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी फ़ितरत है बार-बार लड़ाई करना और हम बहुत विक्टोरियस हैं, हम हमेशा उनसे जीत जाते हैं। आप अगर मेरे ख़्याल से इंटरनेट पे सर्च कर लें तो तमाम मूवीज़ जो आपको मिलेंगी वो अफ़गान वॉर से, वो यूएस अफ़गान वॉर हो सकता है, रशिया अफ़गान वॉर या ब्रिटिश अफ़गान वॉर हो सकते हैं, वो इसी के आस-पास घूमती रहती हैं बस। जी, जी। बबी जी, यदि हम 60 और 70 के दशक की बात करें तो अफ़गान के संविधान ने जो है वो बराबरी के अधिकार दिए थे वहाँ की महिलाओं और पुरुषों को। जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि बहुत ही पाश्चात्य सभ्यता को भी उन्होंने कुछ अपनाया था शहरी इलाकों में ख़ास तौर से। तो हुँ। शिक्षा के समान अधिकार थे, बाहर निकल रही थी लड़कियाँ, मेडिसिन के क्षेत्र में जा रही थी। वो चीज़ें धीरे-धीरे बदल गई और इतना शानदार इतिहास जिस देश का रहा हो कि जहाँ महिलाएँ इतना
आगे बढ़ के आपने बताया कि बद्रिकाल से लेके अभी तक जो रहा हो, स्थिति इतनी बदल गई। हालाँकि अभी 2017 तक की अगर हम बात करें तो उस समय के बारे में जो आंकड़े बताते हैं कि 28% महिलाएं जो थीं वो अफ़गान के संसद में थीं और 40% लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाती थीं। ये जो स्थिति है, यानी अपनी परेशानियों से एक बार फिर उभरने की कोशिश और फिर एक बार दोबारा परेशानी में फंसने की कोशिश। आगे क्या हम देखते हैं, इनका भविष्य क्या है? किस तरह से उन्हें उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर जिसको कि वो जो उनकी विरासत रही है, कैसे इसको ये सामान्य किया जाएगा? आप क्या देखती हैं भविष्य? मेरा ये मानना है रत्ना जी कि इतिहास का मतलब ही यही होता है कि आपको इतिहास से सबक लेना चाहिए। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको इतिहास से सबक लेना चाहिए जो आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता हो। महिलाओं के लिए भी ये ज़रूरी है और पूरे विश्व के लिए ये ज़रूरी है। मुझे लगता है अफ़गानिस्तान को अगर आप वाक़ई में या ये 2 तरह के एफर्ट्स होंगे, एक अफ़गान की महिलाओं के द्वारा, अफ़गान की आम जनता के द्वारा अपने देश के लिए, लेकिन ये पूरे विश्व का भी एक फर्ज बनता है कि वो वाकई में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और रियल इंटेंशन के साथ अफगानिस्तान को ग्रो करने की कोशिश करे। एक जो 1960s की 70s की हम बात करते 50s की बात करते जब काबुल यूनिवर्सिटी या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ ही पढ़ते थे और कोई डिफरेंसेस नहीं था। ऑफ कोर्स वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट था, वेस्टर्न क्लोथ्स पहने जाते थे, सेम अपॉर्चुनिटीज थी। तो मैंने यही कहा कि वो सब चीजें किसने एंड की, वो वहां पर जो उसको खत्म करने का जो सारा का सारा जो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दी गई उसकी वजह से हुआ। उससे प्रेरणा लेते हुए आज भी मुझे लगता है कि क्रिकेट टीम है जैसे वहां पर विमेन क्रिकेट टीम है, विमेन फुटबॉल टीम है वहां पर, ये सब बहुत ही एक उम्मीद की किरण है। और मुझे जैसे अभी कुछ दिन पहले जो वहां पर परिवर्तन हुए जिसकी वजह से ये कहा गया कि जो महिलाएं की टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं क्रिकेट टीम के बारे में, बहुत एक अच्छा भी बयान आया अभी 2-3 दिन पहले आई है जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जा रही है कि जो महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष है उन्होंने कहा, क्योंकि आईसीसी ने कहा कि अगर आप महिलाओं को नहीं खेलने देंगे तो हम अ, आपकी जो मेल क्रिकेट टीम है हम उसको भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो बयान आया महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि जो मेल्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और अगर आप उनकी अपॉर्चुनिटीज को खत्म करते हैं तो आप इनडायरेक्टली हमारी अपॉर्चुनिटीज को तो पूरा खत्म कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि जो महिलाओं के मन में वहां के पुरुषों को लेके जो समान भावना है और कोई बिटर फीलिंग नहीं है, वो ये जानती हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में बयान करता है कि इंस्पिरेशन के लिए वो अपने पुरुषों की तरफ भी देखती हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से नाम कमाए इतनी तमाम मुश्किल हालात में वहां से निकल गए। हम जानते हैं वहां के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में भी खेल चुके हैं और तमाम जगह, तो वो वहां की महिलाएं इनसे भी इंस्पिरेशन लेती हैं। लेकिन यहाँ पे फर्ज ये बनता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो खुद की वहां की ऑर्गेनाइजेशन है या बाहर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो सही उद्देश्य से काम करना चाहती हैं, कि आपको वहां पर पहले पीस डेवलप करना पड़ेगा। बिना पीस डेवलप किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको वहां पर पैदा करनी पड़ेगी और हमें सरकार से भी उम्मीद है, क्योंकि हालांकि अभी बहुत सारे लोगों के मन में प्रेजुडिसेस हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अ, मैं इतिहास को जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होगा ये कहना कि वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। अभी बहुत ही वेट एंड वॉच की सिचुएशन है और एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर होता है व्हेन यू कम इन द गवर्नमेंट बेसिकली। तो आप धीरे-धीरे सीखते हैं और इस समय जो अंतरिम सरकार है, लाज़मी सी बात है, उनका भी ये उद्देश्य है कि वो महिलाओं को अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, महिलाओं को अफ़गान की बाकी देशों की महिलाओं के साथ कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको इंस्पायर कर सकें, उनको हर तरीके की जो सहायता है वो मुहैया करा सकें, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, जिस भी तरीके की हेल्प हम कर सकते हैं। और हम सरकार के साथ भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में आए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए। अगर आप चाहते हैं कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करके या एक बार-बार स्टीरियोटाइपिंग करके कुछ हासिल कर लेंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं करेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में अफ़गानिस्तान को आगे ग्रोथ करने की तरफ काम करना होगा और महिलाओं का उत्थान अकेले कभी नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में राजनीतिक शांति नहीं होगी। राजनीतिक शांति होनी चाहिए, पुरुषों को सभी
मेरा मानना है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए, जिसमें महिलाओं को अग्रिम स्थान दिया जाना चाहिए। जी, बहुत ही सकारात्मक बात यहाँ पर बबली जी आपने कही है कि अफ़गानिस्तान के लोग ही शासन कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, हम उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वो महिलाओं के जितने मुद्दे हैं, उनको लेकर बहुत ही संवेदनशील रवैया अपनाएँ और उन्हें उनका जो अधिकार जो है, वो उन्हें बिल्कुल दिए जाएँ और संपूर्ण विश्व को समग्र रूप से हमें उनकी मदद के लिए बिल्कुल साथ आना चाहिए, ताकि वो देश भी जो है वो एक स्थायित्व वहाँ आए, वहाँ राजनीतिक स्थिरता आए। बबली जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आवाज़े ख़वातीन में आपको हम बार-बार जो है वो यहाँ बुलाते रहेंगे अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया।